नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कितने हाथरस पूछता है आज तक। बस शहर के नाम बदल जाते हैं, लेकिन बेटियों से दरिंदगी की दास्तां नहीं बदलती। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह और चित्रा त्रिपाठी दोनों मेरे साथ इस 1 घंटे के बुलेटिन में शामिल रहेंगी। आज हम सबसे बड़ा सुलगता सवाल लेकर आए हैं कि कितने हाथरस, कितनी निर्भया, क्यों बेटियों की आरजू, आबरू, जिंदगी यूं ही हवस और हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। अपने लिए इंसाफ की आवाज इस देश की बेटियां लगा रही हैं। चित्रा। और इसी वजह से सीधे ग्राउंड जीरो से पूछ रहा है आज तक, आखिर निर्भया जैसे मामले इस देश में कब तक। 15 दिन पहले इसी जगह पर उस बेटी के साथ हैवानियत हुई थी। ये भूलगढ़ी गांव जो उस वाकये को कभी नहीं भूल पाएगा। 15 दिनों तक लगातार 19 साल की वो लड़की अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन वो इसे जीत नहीं पाई। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन लोगों के दिलों की जो आग है वो ऐसा लग रहा है कि जलती रहेगी वो तब तक जब तक इंसाफ इसको मिल नहीं जाता। लेकिन चिता की आग पड़ चुकी है ठंडी। श्वेता। और बात सिर्फ एक हाथरस, एक निर्भया तक सीमित नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो बेटी होना इस देश में अपराध है। नहीं तो ऐसा क्यों होता कि किसी बलरामपुर, किसी आजमगढ़, किसी भदोही, किसी बागपत, किसी बुलंदशहर से ऐसी बलात्कार और उसके बाद बर्बर तरीके से मार डालने की खबर आती। देखिए हमारे समाज की सोच और उस पर छाई गंदगी, बेटियों से होती दरिंदगी की सच्चाई बेनकाब कर देने वाली हमारी ये रिपोर्ट। लाखों दिलों में ये चिता चिंगारी बनकर धधक रही है और पूछ रही है कि कब तक, बेटियों से दरिंदगी कब तक। सब्र कैसे करें, 16 दिन हो गए, कैसे सब्र करें भैया। सियासी पांव उस दलित बेटी के गांव की तरफ बढ़ चले जिसको 4 दरिंदों ने मौत की नींद सुला दी। ये सियासत भी पूछ रही है कि कब तक, बेटियों से नाइंसाफी कब तक। मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे एसआईटी बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी। वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। हाथरस में एक बेटी की चिता की आग बुझी नहीं कि बलरामपुर में एक और बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उसे अगवा किया गया, फिर उसकी मर्यादा तार तार की गई और इसके बाद उसको मार डाला गया। एडमिशन वहाँ पचपड़वा बिमला में गई रहा, तो वहाँ से कराए के लौटी। एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की। तब्बे तो ले गए, ओकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारे बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना इतना बड़ा अत्याचार खुल की। बलरामपुर की इस बेटी की आत्मा भी अपने लिए इंसाफ मांग रही है और पूछ रही है मुल्क और सूबे के भाग्य नियंताओं से कि कब तक वो और उसकी जैसी बेटियां होती रहेंगी दरिंदगी का शिकार। बात सिर्फ एक हाथरस, एक बलरामपुर की नहीं रह गई। दरिंदगी की ये आग शहर दर शहर फैल रही है और इसमें झुलसती बेटियां पूछ रही हैं कि कब तक उनसे बलात्कार होंगे और उन्हें बेमौत मार डाला जाएगा। इस मानचित्र पर देखिए हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर, अमेठी, आजमगढ़, बागपत, फतेहपुर। इन शहरों की तमाम बेटियां पूछ रही हैं कि कब तक होता रहेगा निर्भया का। कब तक बेटियों की लाज लूटी जाएगी, कब तक उनको मारा जाएगा, कब उन्हें मिलेगी सुरक्षा। ये बेटियां पूछ रही हैं कि कब इन्हें जीने का अधिकार मिलेगा। अजी जीने का छोड़िए, मरने के बाद भी अंतिम संस्कार का सम्मान ठीक से इन्हें नहीं मिल रहा। हाथरस में परिवार वालों को एक किनारे डालकर प्रशासन ने लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया और वैसे ही बलरामपुर में भी रातों रात अंतिम संस्कार हो गया।
लेकिन ये बात सिर्फ देश के एक सूबे का नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि हर प्रदेश को इस धधकते प्रश्न का उत्तर देना होगा कि बेटियों से कब तक होती रहेगी दरिंदगी। राजस्थान के पारा में जो कुछ हुआ वो बताता है कि राज्य के नाम बदलते हैं, बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं नहीं बदलती। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो पिछले साल बलात्कार के मामले में टॉप 5 राज्य इस तरह हैं। राजस्थान में 5,997 मामले, उत्तर प्रदेश में 3,065 मामले, मध्य प्रदेश में 2,485 मामले, महाराष्ट्र में 2,299 मामले और केरल में 2,023 मामले। ये सारी घटनाएं हमारे समाज की सड़ी हुई मानसिकता और बेटियों के प्रति घनघोर असंवेदना को दिखाती है। इस सिस्टम और समाज की मारी तमाम बेटियां हमसे, आपसे, देश और राज्यों के हुक्मरानों से पूछ रही हैं कि कब तक वो बनती रहेंगी दरिंदगी का शिकार। कोई जवाब है क्या? आज तक ब्यूरो आपके सामने वो सारा काला चिट्ठा रखेंगे कि कैसे बेटियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं और ऐसे मामलों को दबाया जा रहा है। लेकिन पहले ले चलते हैं हाथरस, जहां लगता है कि प्रशासन निर्भया के साथ हुई दरिंदगी को दबाने में जुटा है। वहां के डीएम साहब पीड़ित लड़की के परिवार वालों को धमका रहे हैं और इस बात की तस्दीक खुद पीड़िता के घर वालों ने की है। चित्रा, हालांकि बार बार श्वेता इस पूरे मामले में डीएम अपनी सफाई भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैंने डराने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं तो उनको सांत्वना देने गया था और समझाने के लिए गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस इंसाफ को लेकर है जो हाथरस के आज इस गांव से खड़ा हो रहा है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बार बार सामने आकर ये दलील दे रहे हैं कि देखिए, दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बलात्कार की पुष्टि तो हुई ही नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा मोटिव था जिसके लिए उस बच्ची को लेकर बाजरे के खेत में वो युवक पहुंचे हुए थे। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज दसों दिशाओं से उठी है। दरिंदगी भरी मौत के शिकार उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, ये आरोप पीड़िता के पिता लगा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए सर, फांसी होना चाहिए, सजा ऐसे लोगों को जो क्या कहते मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। माँ कह रही है बहन के साथ आता तो क्या करते हैं? आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है? सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। भाई भाभी कह रहे हैं। लेकिन जिसे गैंगरेप का मामला बताया गया और जिसके कारण हाथरस की निर्भया ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, उस अस्पताल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के आरोप ने भी दम तोड़ दिया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में गला दबाने और गर्दन की हड्डी C6 के टूटने का जिक्र है। साथ ही मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया गया है। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आई है उसकी ही वकालत यूपी पुलिस पहले से करती आ रही है। वो अलीगढ़ के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देती रही, जिसमें शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन बलात्कार के नहीं। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इसके बाद शाम ढलने से पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जिससे पता चला कि बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन सवाल है कि अगर बलात्कार नहीं हुआ तो लड़की ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में बलात्कार की बात क्यों कही? अच्छा, उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? इस बीच आज तक की टीम हाथरस के उस सरकारी अस्पताल में पहुंची जहां सबसे पहले पीड़िता को ले जाया गया था। वहां के डॉक्टर का कहना है कि लड़की की हालत इतनी खराब थी कि पहले जरूरत उसके इलाज की थी
और इस अस्पताल में वैसा इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक्सटर्नल एग्जामिन जो किया जी, एक्सटर्नल एग्जामिन नहीं किया, मैंने केवल उसको ऑब्जर्व किया, देखा, मतलब जो फर्स्ट व्यू में देखा। और देखा कि हम यहाँ इसको रख सकते हैं कि नहीं, या इसका इलाज कर सकते हैं कि नहीं, तो इस वजह से उसको फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड में जो भी दवाइयाँ, इंजेक्शन का खून हो गया उसका, और ये सब देने के बाद उन्होंने इसको, ठीक है ना। आज एफएसएल की रिपोर्ट आई है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एक लड़की जो अपने डेथ बेड पे ये बयान देके गई है, जो बयान कोर्ट में भी एडमिसिबल है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। एडीजी यूपी लॉ एंड ऑर्डर आज रिकॉर्ड पे आके कहते हैं कि रेप का तो कोई प्रूफ ही नहीं मिला है। बलात्कार हुआ या नहीं, लेकिन लड़की की मौत तो हुई है, और मौत बुरी तरह पिटाई से हुई है। अब जांच एसआईटी को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसका दावा है कि वो जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। डायनेमिक है, मतलब वो आगे हो सकता है कुछ और जांच से कुछ और निकले, तो जैसे जैसे होगा। हमें 7 दिन की सीमा दी गई है, हम लोग उसी में जो है इसको पूरी कर देंगे। हम लोगों ने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी, अब इसमें थोड़ा समय लगेगा, और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित समय सीमा में हम लोग। इस वक्त हाथरस में पीड़िता के घर के ठीक बगल वाले घर में हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें कि उनके परिवार के साथ इस वक्त एसआईटी की टीम बैठी हुई है। सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि एसआईटी की टीम लगातार परिवार वालों के बयान दर्ज कर रही है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये घर का आंगन है, और इस आंगन में खड़े होकर मौजूद रहकर यहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। हाथरस की निर्भया ये कहकर मर गई कि उसके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। उसके परिवार वाले भी यही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस बात को नकार रहे। अच्छा, सवाल है कि क्या मरने से पहले दिए बयान में पीड़िता ने गलत बयानी की? अगर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ तो उसने बलात्कार का आरोप क्यों लगाया? फिर ऐसा क्या हुआ कि पीड़िता को इतनी बेरहमी से पीटा गया जो उसकी मौत हो गई? अगर पुलिस प्रशासन ने सब कुछ पारदर्शी रखा है तो डीएम पीड़िता के परिवार को क्यों धमका रहे हैं? आज तक के पास डीएम का ऑडियो है, जिसमें वो पीड़िता के परिवार वालों से कह रहे हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे तब हम ही यहाँ रहेंगे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। तमाम सवालों के बीच एसआईटी ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। अब वो उस चिता की राख को कुरेदेगी जो ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन इंसाफ की आस आज भी पीड़िता के घर वालों के दिल में धधक रही है। चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक। हाथरस वाली निर्भया के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि जो भी इसके गुनहगार हों उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स भी आज जबरदस्त तरीके से देखी गई। दिल्ली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कूच करने की कोशिश करते हाथरस के लिए, लेकिन ग्रेटर नोएडा में ही यूपी पुलिस उनको रोक देती है, जिसके बाद उनको ले लिया जाता है हिरासत में। अंजना। बिल्कुल चित्रा, कांग्रेस ने सियासत का तीर हाथरस की तरफ छोड़ा तो बीजेपी ने राजस्थान के बारां की तरफ। बीजेपी ने पूछा कि राहुल और कांग्रेस क्यों नहीं जाते राजस्थान, क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा पहुंचती बारां? लेकिन यूपी सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ा दी बीजेपी के ही एक और सांसद और विधायक ने। सांसद किरीट सोलंकी ने पुलिस को जवाबदेही की नसीहत दी तो लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर डीजीपी पर संगीन आरोप मढ़ाए। नोएडा एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सियासी पांव जब उस दलित बेटी के गांव की तरफ जाने के लिए बढ़े तो यूपी पुलिस ने रास्ता रोका। राहुल से धक्का मुक्की हुई और उसमें वो नीचे भी गिर गए। मैंने उनसे कहा कि 144 का मतलब पब्लिक असेंबली नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है। वो मुझे धकेल के गिरा दिया। अपने नेता को अपने बीच देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ समर्थन में, कुछ आक्रोश में,
उस सियासी हंगामे के बीच जैसे ही नोएडा पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जीप में बिठाया, कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। तब पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। लाठियों के दम पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, तब जाकर राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस की जीप आगे बढ़ सकी। मैं महिला हूँ, मेरी 18 साल की बेटी है, मैं महिला हूँ, गुस्सा चढ़ता है। आप सोचिए अगर आपकी बेटी होती, आपने धर्म के रखवाले कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं। हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि आप एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने से रोक सकते हैं। हाथरस में एक बेटी के साथ जो हुआ उससे पूरा देश सन्न है, लेकिन उस गुस्से और आक्रोश पर सियासत कुंडली मारकर बैठ गई। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। अरे भाई, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? जब पुलिस ने राहुल प्रियंका का काफिला रोका तो उसकी दलील कानून व्यवस्था और ट्रैफिक समस्या को लेकर थी। इस पर राहुल पैदल ही हाथरस जाने पर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो तब धारा लागू होती है जब कोई डिसोबीडियंस हुआ हो किसी रूल का, मगर वो तो अकेले जाना चाह रहे थे तो कोई डिसोबीडियंस नहीं था। बड़ा दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में किसी पीड़ित के जख्म पे मलहम लगाना भी यहाँ अपराध हो गया है। मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते, वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन। एक तरफ हाथरस वाले मुद्दे को कांग्रेस ने आक्रोश में बदल दिया, दूसरी तरफ बीजेपी ने राजस्थान के 12 वाले मुद्दे को उठा दिया, जहां 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल प्रियंका 12 क्यों नहीं जाते। अचानक राजनीति की जाएंगे, हाथरस जाएंगे, राजस्थान तो कभी चले जाते, आप लोग वहां जाता अगर आपको इतनी बेटियों की चिंता है। हाथरस मामले में कटघरे में यूपी सरकार है तो 12 में राजस्थान की सरकार, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दलील देखिए। हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से तुलना की जा रही है, जबकि 12 में महिलाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने एवं स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। हमारे प्रदेश में हमारी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, अगर यहाँ के जुल्म होता है, बलात्कार, हत्या, जो भी घिनौना जुल्म होता है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और जो आरोपी उनको पकड़ेंगे, तथ्य सामने आए, जांच पूरी हो। राजनीति के खिलाड़ियों की सुनिए तो सभी बेटियों के लिए इंसाफ की बात करेंगे, लेकिन वो इंसाफ की लड़ाई उन राज्यों में लड़ना चाहते हैं जहां दूसरे दलों की सरकार है, और इसी सियासी हमले में ये सवाल फंस कर रह जाता है कि कब मिलेगा बेटियों को इंसाफ। अशोक सिंघल, नोएडा, आज तक। समय में जब हाथरस की हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर दिया, ऐसे ही समय में बलरामपुर में भी एक और भयानक घटना को अंजाम दिया गया। बलरामपुर में भी हाथरस जैसी खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है। श्वेता, यहां भी अंजना है, एक दलित लड़की के जिस्म को नोचा खसोटा गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया और फिर मारकर फेंक दिया गया। और यहां भी अंजना वही कहानी, वही लीपापोती, रात के अंधेरे में लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाथ पैर सब तोड़ दीनों के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारे बच्ची। मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। इस दर्द का दायरा बहुत भयानक, बहुत विशाल और बहुत पीड़ादायक है। कितना शर्मनाक है कि अपना ही लहू अपने ही जिस्म पर छींट दिया जाए। कितना शर्मनाक है कि छलनी कर दी जाए आत्मा। कितना शर्मनाक है कि अपनी फूल जैसी बिटिया को 2 पायों की दुनिया में रहने वाले शैतान रौंद डाले, रौंद कर मार डाले। कितना शर्मनाक है। शर्म की यह कथा बलरामपुर में लिखी गई। गैंसड़ी कोतवाली के मझौली गांव की बिटिया ने तो आंखों में बुने थे तरक्की के ख्वाब,
बीकॉम दूसरे वर्ष की फीस जमा करके घर लौट रही थी, इस बात से बेखबर कि राह में खड़े हैं इंसानी शक्ल में घूमते जानवर। बच्ची गिड़गिड़ाई, मदद के लिए चीखी, तड़पी और ढह गई। भाई ने तहरीर दी थी और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ में 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम दिया उसने शाहिद और साहिल। इन दोनों लोगों ने लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद उस लड़की की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई उसको रिक्शे से उन लोगों ने घर भेज दिया। और परिजनों का ये कहना है कि जब हम लोग अस्पताल ले जा रहे थे लड़की को तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस अपराध पर कांप उठा मझौली, कांप उठा गैसड़ी, कांप उठा बलरामपुर, कांप उठा सूबा, क्योंकि हाथरस की हैवानियत पर पहले ही कांप रहे थे कंठ। उस पर बलरामपुर में बिटिया से बेरहमी ने शर्म का एक और अध्याय जोड़ दिया। एक बिटिया नहीं गई है इस दुनिया से, दुनिया उजड़ गई है उस परिवार की जहां खेली थी वो बच्ची, खिलखिलाई थी वो बच्ची। कितना भयानक है ये सोचना भी कि जहां से उठनी थी बिटिया की डोली वहीं से उठी उसकी अर्थी। कितना भयानक है ये सोचना भी कि जहां लेने थे अग्नि के 7 फेरे वहीं से उसे लपेटना पड़ा चिता की ज्वाला में। कितना भयानक है। 6,18,750 रुपए देने से बिटिया नहीं लौटेगी सरकार, नहीं लौटेगी। वो 2 लाख रुपए की नगद रकम से भी नहीं लौटेगी। कोई घर देने से या नौकरी देने से कोई नहीं चाहता ऐसा मुआवजा जहां बेटी की अस्मत को रौंद कर मार डाला जाए। मुआवजा नहीं चाहिए इन्हें चाहिए वो समाज जहां सभ्यता के शब्दकोश में बलात्कार जैसा शब्द ही ना हो। इन्हें चाहिए वो दुनिया जहां राह पर चलते हुए बेटियों के कदम न कांपे। इन्हें चाहिए वो सुरक्षा कि रास्ते में किसी की गंदी निगाहें बदन में सुराख न कर दें। इन्हें चाहिए वो भरोसा कि आदमी की आहट से न घबराए किसी बेटी का दिल। मुआवजा नहीं चाहिए, अगर देना है तो ये दीजिए। मगर अफसोस कि बेटियों के साथ हो रही सिलसिलेवार ज्यादती पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रही है। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। वह घायलावस्था में पीड़िता की मृत्यु हो गई है। श्रद्धांजलि, भाजपा सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही व लीपापोती न करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। मायावती भी बलरामपुर के मुद्दे पर सूबे की सरकार को घेर रही हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि इस देश में कब बेखौफ होकर निकलेंगी बेटियां, कब तक उन पर होते रहेंगे ऐसे ही जुल्म। बलरामपुर से सुजीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में रेप की कई भयानक वारदात हुए हैं। बुलंदशहर में नाबालिग से बलात्कार किया गया, अमेठी में नाबालिग से गैंग रेप किया गया, बागपत में नाबालिग से रेप हुआ, आजमगढ़ में नाबालिग से रेप हुआ, फतेहपुर में 6 साल की बच्ची से रेप हुआ। चित्रा, लगातार ये बढ़ते हुए आंकड़े यहां की सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। श्वेता, यही वजह रही कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं वो सीधे खुलेआम चुनौती देते हैं कि अपराधी अब यूपी छोड़कर भाग जाएं। तो क्या अब वास्तव में वो वक्त आ गया है जब बेटियों को लेकर यहाँ की सरकार और ज्यादा संवेदनशील हो और ज्यादा गंभीर हो और अपराधियों को ये प्रदेश छोड़ने के लिए विवश करे? लेकिन इसके लिए करेगी क्या, ये बड़ा सवाल है। बहुत तेज रोती है, चिल्लाती है। हम लोग ये चाहते हैं उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम सो रही थी रात में, 2 लोग मुझे आकर मेरे मुंह में कपड़ा ठेस कर मुझे जंगल तरफ उठा ले गए और फिर वहाँ जाकर मुझे बलात्कार कर दिया। एक लड़का मिल गया था, छेड़खानी की। 6 साल उम्र है बच्ची की, महज 6 साल। जानते हैं इतने बरस की बच्ची इतनी कोमल होती है कि सख्त हाथ से उसे उठाया ना जा सके, लेकिन हवस की आग में जल रहे एक जानवर ने बच्ची पर जुल्म की इंतहा कर दी। अबोध बच्ची खेल रही थी, उसे क्या मालूम था कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक कलंक कथा पूरे सूबे पर बदनामी का इश्तहार बनकर छपी हुई है। एक नाबालिग के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी अनिल निषाद को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आईपीसी तथा पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कहां तो तय था
कि उत्तर प्रदेश में खौफ के साए में नहीं जिएंगी बेटियां। कहाँ तो तय था कि उनकी तमन्नाओं पर नहीं लिखी जाएगी खुद की अस्मत बचाने की तिलमिलाहटें। कहाँ तो तय था कि वो घर से निकलेंगी तो सुरक्षित घर ही पहुँचेंगी। तय तो सब था, मगर हुआ क्या, मिला क्या? आजमगढ़ के बुजुर्ग को सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। 70 बरस के बुजुर्ग कहते हैं कि 8 साल की बच्ची को हैवानों ने छल नहीं कर दिया। अभी कैसी स्थिति है उसकी? हम तो देखा नहीं उसमें, मगर बहुत तेज रोती है, चिल्लाती है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और इलाज होना चाहिए। बकार नहीं फूटती, गला रुंध जाता है बताते बताते। अस्पताल की चारपाई पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रही बच्ची की हर सांस पर शक है आखिरी हो जाने का। मरी हुई मानवता से पैदा हुए हैवान ने बच्ची को ऐसा जख्म दिया है कि बच्ची रह रहकर चीख उठती है, तड़प उठती है। दर्द की कोई परिधि नहीं होती, वो फैलता है इस शहर से उस शहर, उस शहर से किसी और शहर। आजमगढ़ से चले आई अमेठी। 15 बरस की बेटी सपनों में खोई सोई थी। बदमाश रात के अंधेरे में आए और उठा ले गए। इसके बाद जो हुआ वो कहने में कांपती है जुबान। हम सो रही थी, रात में 2 लोग मुझे आकर मेरे मुंह में कपड़ा ठेस कर मुझे जंगल तरफ उठा ले गए और फिर वहां जाकर मुझे बलात्कार कर दिया। कौन लोग थे? मुकेश, हरकेश। जब गाड़ी के आवाज सुने तो लोग मुझे छोड़कर भाग गए वहाँ पे। क्या चाहती हो तुम? सर मैं उन्हें सजा चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। बेटियों के विरुद्ध बेहिसाब अपराध, बेहिसाब यातनाएं और बेहिसाब शर्मिंदगी का संसार उतर आया है उत्तर प्रदेश में। शर्मनाक बेहिसाबी की धुंध में लिपटा है पूरा सूबा। शहर का नाम ही बुलंद है, लेकिन यहाँ बेटी के साथ जो हुआ है वो लज्जा से गर्दन झुकाने को मजबूर कर देता है। चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। पीड़िता को कोई बाहरी चोट नहीं मिली है, लेकिन उसके 164 के बयान के आधार पर इसको हमने 376 IPC और 3/4 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत तब्दील कर दिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दी गई है, वो जेल जा रहे हैं। बुलंदशहर में बेटी की इज्जत रौंदी गई तो मथुरा में महिला के साथ गैंगरेप हुआ। रेप की एक घटना एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरान मत होइए, क्योंकि पिछले 3 दिन में उत्तर प्रदेश में रेप की दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। शहर बदल रहे हैं, मगर बेटियां वैसी की वैसी ही हैं, असहाय और डरी हुई। हालात भयानक है सरकार, भयानक। और आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है जिंदगी। फतेहपुर से नीतेश श्रीवास्तव, मथुरा से मदन शर्मा, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बेटियों के साथ जुल्म की दास्तान अलग अलग शहरों से ऐसी सामने आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सभ्य समाज में इस तरह के दरिंदों के लिए जगह आखिर कहां बनती है। लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो जाती है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर 2019 के NCRB के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आता है और बाकी प्रदेश भी, चाहे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरला, वो भी ज्यादा पीछे नहीं है। अंजना। बिल्कुल चित्रा, जैसे अलग अलग राज्यों से आते ये आंकड़े सियासी हथियार बन रहे हो। सवाल यही है, अगर ऐसा नहीं होता तो हाथरस की घटना पर हंगामा खड़ा कर देने वाली कांग्रेस राजस्थान के 12 में बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी पर खामोश नहीं हो जाती। बोलते उस पर राहुल गांधी, बोलती उस पर प्रियंका वाड्रा। अब अपनी सरकार है तो बलात्कार दिखता नहीं। हाथरस में रेप की घटना पर उबलते हैं राहुल, लेकिन 12 में बच्चियों से रेप की घटना पर काट मार जाता है। आदम खाया था, मैं कहता मम्मी पापा के सबको मार देंगे। ऐसे तो 2-3 दिन पर ऐसे पता नहीं है कौन बेहोश कर देते थे, गोली दे देते। प्रियंका में पैदल ही हाथरस के लिए निकल पड़ने की बेताबी दिखती है, मगर 12 की घटना पर पूरे दल में सामूहिक चुप्पी छा जाती है। राजस्थान की 12 की 2 बहनों को 2 नाबालिग लड़कों ने पहला फुसलाकर अगवा कर लिया।
और 3 दिन तक अलग अलग शहरों में ले जाकर गैंगरेप किया। हम तो घर पर सो रहे थे, वो लेकर गए थे, मुंह पे वो कपड़ा डाला था हमारे। दरअसल 18 दिसंबर की रात 2 नाबालिग लड़कियां अपने घर से गायब हो गई थी। परिजनों के लाख खोजने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो अगले दिन पिता ने संदेह के आधार पर पड़ोस में रहने वाले 2 परिचित लड़कों पर लड़कियों को भगाने का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। पकड़े थे क्या वो लोग? वो तो पकड़ लेते, हमारे लड़कों को साथ ही पकड़ के लाए थे पुलिस। पुलिस ने तो फिर न तो लड़कियों का हाथ लगाया न लड़कों को लगाया, दोनों को, लड़कों को तो छोड़ दिया और लड़कियों को सखी केंद्र में भेज दिया। लड़कियों का आरोप है कि दोनों लड़के उन दोनों को लेकर अजमेर, जयपुर और कोटा गए। 3 शहरों में कुछ दूसरे लड़कों के साथ मिलकर बलात्कार किया। इतना ही नहीं, लड़कियों का आरोप है कि लड़कों ने उन्हें नशीली दवाएं देकर भी दुष्कर्म किया। जबरदस्ती लेके गए थे और फिर ना वो जैसे खाना वो जल जाते थे ना, वो धोई जाते थे और वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था, क्या करते थे क्या नहीं करते। इन दौरान आरोपी लड़कों ने उन लड़कियों के साथ अपने फोटो फेसबुक पर पोस्ट किए। तब पिता पुलिस को साथ लेकर कोटा पहुंचे और 21 दिसंबर को लड़कियां बरामद हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो सियासत भी शुरू हो गई। हाथरस कांड में बैकफुट पर आई बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन लड़कों को 2-4 दिन हवालात में रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। पुलिस 12 के अंदर इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरा आग्रह है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जो गृह मंत्री भी हैं राजस्थान के, कि हमें राजस्थान में एक ऐसा माहौल बनाना है जहां महिलाओं का मान सम्मान हो। गैंगरेप पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए तो 12 पुलिस मामले को पलटने की कोशिश कर रही है और लड़कियों पर ही मर्जी से जाने का आरोप लगा दिया। फिर साथ खुद सखी केंद्र में जाके इनके बयान लेने गए तो वहां पर इन बच्चियों ने अपने बयानों में ये बात बताई कि क्योंकि इनके पापा इनको घुमाने नहीं ले जाते थे, इस कारण से ये घूमने चले गए थे कोटा में और इनके साथ इनको कोई बहला फुसला के नहीं लेके गया और इनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। इस तरह के बयान इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताए हैं। पुलिस आरोपों को नकार रही है, सरकार भी आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन पीड़िता और परिवार के उन आरोपों का क्या जो कैमरे के सामने लगाए हैं? इंसाफ तो होना ही चाहिए। 12 से राम मेहता के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। निर्भया कांड हुआ तो सवाल उठा कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए निर्भया फंड बनाने का फैसला लिया गया ताकि देश में महिलाएं निडर होकर घर से बाहर निकल सके। लेकिन शुरुआत से ही ये सिर्फ नाम का फंड बनकर रह गया। ना निर्भया फंड का ठीक से इस्तेमाल हुआ, ना देश में निर्भया कांड रुके। श्वेता, और इससे होना क्या था? वो ये कि निर्भया कांड के बाद कुछ नहीं बदला। दिल्ली के जिस निर्भया कांड के बाद देश में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए निर्भया फंड का ऐलान किया गया था, उसका पैसा तक तमाम राज्य सरकारों की तिजोरियों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये सिस्टम को सुधार देने की जिद दिल्ली के निर्भया कांड ने देश को ऐसा झकझोरा कि लगा अब कोई निर्भया दरिंदगी का शिकार नहीं होगी। बलात्कारियों के खिलाफ नया कानून बन गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बन गया, लेकिन फिर सब धरा का धरा रह गया। कुछ भी तो नहीं बदला, बलात्कार आज भी हो रहे हैं, बिल्कुल निर्भया कांड से पहले की तरह। हर 15 मिनट में देश की एक बेटी का बलात्कार हो रहा है, लेकिन सिस्टम सो रहा है। बलात्कार होते रहते हैं, जांच चलती रहती है, आरोपी गिरफ्तार होते रहते हैं, अदालत से छूटते रहते हैं। यही चलता आया है। क्या यही चलता रहेगा? निर्भया फंड पड़ा रह जाएगा, निर्भया कांड होते रहेंगे। यूपी में जो है वो दिन ब दिन महिलाओं का जो है वो सुरक्षा कम होती जा रही है। उसके बाद भी और सारी जो है वो महिलाओं के बाकी के जो क्राइम है वो आगे आ रहे हैं। मुझे योगी जी से यही विनती करनी है कि ये योगी का राज उत्तर प्रदेश में है या गुंडों का राज है?
8 साल होने को आए निर्भया फंड का ऐलान हुए, लेकिन निर्भया फंड के इस्तेमाल की फुर्सत ही नहीं है किसी को। कोई निर्भया फंड खर्च कर भी रहा है तो जमीन पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। निर्भया फंड का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इस फंड से महिलाओं को निर्भय बनाने की नीयत न सरकारों ने दिखाई न सिस्टम ने, जिसका नतीजा भुगत रही है देश की महिलाएं, देश की बच्चियां, देश के हर राज्य में, हर शहर में। समझ नहीं आता किस पर रोएं, देश की बेटियों की किस्मत पर या देश के सिस्टम की अंधेर गर्दी पर। आज तक अब सवाल यही कि क्या आधी रात के अंधेरे में गुम हो जाएगा इंसाफ, या फिर जब देश खड़ा है ऐसे तमाम मामलों के साथ तो आगे जरा सी रोशनी कहीं पर दिखेगी। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी, चित्रा त्रिपाठी हाथरस से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई थी इस विशेष बुलेटिन में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।